हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटेन एकेडमी। इंटरनेशनल रिलेशन के जो हमारी क्लासेस चल रही थी, इसमें हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा की थी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी क्या इवेल्युएशन, उसका कैसे हुआ है, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ 1947 से लेके वर्तमान समय तक, ये किस प्रकार से चल रही है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको शेप दे रहे हैं और इसके डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, ये भी हमने चर्चा की। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप एक क्लास में समझ पाए इसको, इसलिए मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। और 1947 से जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम से लेकर के हमने डिस्कशन किया था राजीव गांधी जी के टाइम तक। छोटा सा एक रिकैप ले लेंगे हमने क्या इसमें डिस्कशन किया था। उसके बाद राजीव गांधी जी के डिमाइस के बाद से, उनकी डेथ के बाद से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार इवॉल्व हुई उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद आज का हमारा मेन टॉपिक होगा इंडिया के जो रिलेशंस है किसके साथ, यूएसए के साथ और चाइना। मतलब कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर है यूएसए, वहाँ से आपके बाकी कंट्रीज़ के रिलेशन, ये यूएसए के रिलेशन डिटरमाइन करेंगे। ये आप इस चर्चाओं में समझ जाएंगे। तो जो यूएसए का रिलेशन है इंडिया का यूएसए के साथ, वो किस आधार पे चला है 1947 से लेके वर्तमान समय तक, वो बाकी राष्ट्रों के साथ जो आपके संबंध है, यानी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, रशिया के साथ, इन सारी देशों के साथ जो हमारा संबंध है वो यूएसए के साथ रिलेशन से ही प्रभावित हुआ। तो मुख्य रूप से जोर कहाँ देना पड़ेगा, यूएसए के साथ रिलेशन में, वहाँ से बाकी सबके रिलेशन ऑटोमेटिक निकल के आएंगे। फिर उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन है, नाम है, ब्रिक्स है, G20 है, G77 है और सार्क है। इन सब के अंदर भी जो हमारा रोल है भारत का, उसकी हमें चर्चा करनी है। और जब आप यूएसए के रिलेशन में, आधा तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है और भारत इनकी तरफ क्यों बढ़ा। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी। ठीक है, हमारा सिलेबस उसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव देखे, बात की थी कि भाई इसमें हम सबसे पहले हमारी किसी भी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी हो उसके क्या उद्देश्य होते हैं। यदि हमने भारत की बात करी तो हमने भारत में क्या देखा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमने ध्यान दिया है नेशनल इंटरेस्ट का। उसके बाद हमने इंश्योर किया है कि दुनिया के अंदर एक शांति बनी रहे। फिर हमने बोला है कि दुनिया के अंदर डिसआर्मामेंट है, मतलब कि आर्म्स की जो रेस है, हथियारों के लिए जो होड़ है, वो ख़त्म होनी चाहिए। फिर विश्व के अंदर जो लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया के देश हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ने काफ़ी परेशान किया था। तो इन चीज़ों से इन लोगों को बाहर निकालना, भारत हमेशा से इसका कट्टर समर्थक रहा है। इसके साथ जो किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थायित्व है, वो ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में हमने चर्चा की। ये पॉइंट्स आप ज़रूर बाय हार्ट करें, नोट्स बना लें। ये पॉइंट्स एज इट इज़ आपको एग्जाम में कोट करने हैं। ये विल आपको जो मार्क्स मिलेंगे बहुत शानदार मिलेंगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उनका उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, उनके अंदर सुधार हो, उनका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था उसका हम सपोर्ट करें। तो ये सारे हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं और इन्हीं के आधार पर हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। वर्तमान परिदृश्य में जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही है उसके साथ क्या हो कि हमारे 3 नए जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव या डिटरमिनेंट्स जुड़ गए हैं। उसके अंदर एक है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर के साथ भी हैं तो आपको पता है कि डेली कोई ना कोई ऐसा न्यूज़पेपर का जो इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज में हो, वो लैंग्वेज पेपर, उसका जो एडिटोरियल है या फिर आपका जो उसका थिंक पेज है, ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज उसके प्रभाव को दिखाती ही दिखाती। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली क्या होती है कि जो करंट में विवाद चल रहे होते हैं ना, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पर्यावरण को बचाना चाहते हैं इसलिए ऐसा है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र की जो नीतियां हैं, हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है, हम दुनिया के राष्ट्रों के साथ जाके जो हम बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। चाहे वो हमारे जो तीनों पिलर्स है, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर है, वो तीनों के तीनों इस पिलर को जोड़ देते हैं। आपने ये चीज़ कहीं भी किसी भी जजमेंट में ऑब्जर्व की होगी। कोई भी जो हमारे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं या लीडर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की होगी। डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक जो सेफ गार्ड है, उसकी हमारे यहाँ हमेशा चलती आई है जो एक चर्चा। ये सारी चीज़ें ये दिखाती, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और इसको आपको लिखना है। जनरली स्टैटिक बुक्स पढ़ते हैं हम,
स्टैटिक बुक्स में अंदर ये चीज़ें लिखी नहीं होती है, हम लिख के नहीं आते हैं, लेकिन जो आपके आंसर्स चेक करता है, जिसको आप अपनी बात सुना रहे हैं, वो ये चीज़ें रेगुलरली पढ़ता है, तो उससे पता है यार कैसा स्टूडेंट है, इसने इतने इंपॉर्टेंट चीज़ को तो अपनी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट ही नहीं बताया कि जिसके आधार पर आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। आप देख लें, आप कहीं भी पढ़ लें। अब जैसे बीच में रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था अंटार्कटिका की ट्रीटी को लेकर के, और वो अंटार्कटिका की जो ट्रीटी है उसका सबमिट कोची के अंदर भारत में हो रहा है, और आप देखिए कि भारत किस किस को वहाँ उसके लिए इन्वर्ट कर रहा है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उससे हम इफेक्ट भी हो रहे हैं, ड्राउट्स हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, हीट वेव से लोगों की डेथ हो रही है। तो ये चीज़ें 100% फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। फिर दुनिया मल्टीपोलारिटी के लिए भारत सपोर्ट करता है कि हमें विश्व जो होता है कई ध्रुव विश्व के अंदर कई मतलब सेंटर्स होने चाहिए, पावर ऑफ सेंटर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अमेरिका पावरफुल है या एक रशिया पावरफुल है, ऐसी चीज़ें नुकसानदायक होती है। तो इंडिया मल्टीपोलारिटी में, मतलब कि विध्रुवीकरण में, या ये कह सकते हैं कि अनेक धुरी के राष्ट्रों का केंद्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकमात्र कोई राष्ट्र हो जिसकी मोनोपोली, इंडिया उसका समर्थक नहीं है। और लास्ट के अंदर जो विश्व के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर इंडिया लीडिंग पोजीशन नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो इसीलिए जो ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो जो राष्ट्र हैं वो ग्लोबल साउथ में आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, तो वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ का पार्ट है, जिसके अंदर मोस्टली अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो आपको एशिया के, आपको लैटिन अमेरिका के, आपको अफ्रीका के, सेंट्रल एशिया के, ये राष्ट्र आपको जरूर मिलेंगे इसके अंदर। तो ये इनका रिलेशंस कैसे बना के रखते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे हो, ये भी एक मैन फैक्टर है किसमें, हमारी फॉरेन पॉलिसी का। इसीलिए तो जो हमारी एंशियंट लिटरेचर है, हमारा जो प्राचीन हमारे जो हमारे साहित्य के स्रोत है, उसके अंदर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को एक अपना परिवार मान करके यदि कोई राष्ट्र काम करता है तो वो भारत करता है। आप समझ गए? इन सारी चीज़ों से दिखाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इट इज़ रिवीजन नॉट क्लास। क्लास देखनी तो आप पीछे जाइए, फिर भी मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। इवोल्यूशन की बात करी, मैं बड़ी शॉर्ट में लूँगा, अदरवाइज़ ये खुद एक क्लास बन जाएगी। तो हमने जवाहरलाल नेहरू की बात करी। जवाहरलाल नेहरू के समय हमने देखा कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक तो हमारा विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ, फिर 1962 के अंदर वॉर हुआ चाइना के साथ, जो कि जवाहरलाल नेहरू पर्सनली और कंट्री एज फील करती थी कि हमारा किसके साथ, चाइना के साथ भाई भाई का रिश्ता है, हिंदी चीनी भाई भाई। बट विश्वास होते हैं वो टूट जाते हैं, जब टूटते हैं तो रियलिस्टिक होता है आदमी, अदरवाइज वो आइडियलिस्टिक रहता है। नेहरू जी के लिए भी यही कहता है कि वो आइडियलिस्टिक थे, पर नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू अकेले इंसान नहीं थे जिसके कारण से कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण हुआ, उसमें एक बहुत सारे लोगों का योगदान था। तो आप समझिए अगर फेलियर था इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में तो सभी जिम्मेदार है। तो उसके बाद आप जानते हैं 64 में उनकी डेथ हो गई, परंतु उससे पहले जो दो बड़ी चीज़ें निकल के आई, एक पंचशील का सिद्धांत, एक नॉन अलाइन मूवमेंट, दोनों के बारे में हमने बात कर ली। पंचशील के 5 सिद्धांत थे, उसकी हमने चर्चा कर ली, वी विल नॉट डिस्कस हियर। फिर सडनली 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, जैसे उनका हमारे जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री के चेयर पर बैठते ही इंडिया एक युद्ध में चला जाता है। एक तो हम हारे थे 1962 के अंदर, और 65 का जो वॉर था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लगी, ये अच्छा मौका है। तो यहाँ पर इस वॉर में फिर लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी पावरफुल लीडर बन के आए, अदरवाइज उसको इससे पहले उन्हें एक वीक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। कांग्रेस के अंदर भी उनका विरोध था। तो 1965 वॉर के अंदर उन्होंने काफ़ी पावरफुल तरीके से लीड किया, जय जवान जय किसान के नारे आए, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, क्योंकि इकोनॉमी जब चलेगी तभी तो आप लड़ाई करोगे। आपकी इकोनॉमी की कंडीशन खराब है और आप सोच रहे हो मैं वॉर जीत जाऊंगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल। आप समझे? आप सोच रहे हो कि रशिया यूक्रेन का सिर्फ युद्ध चल रहा है, हम उसी की चर्चाएं करें और रशियन इकोनॉमी की बात नहीं करें। रशिया की इकोनॉमी बूम हो रही है, इसीलिए ही तो रशिया यूक्रेन को एक टक्कर दे रहा है, जबकि पूरा यूरोपियन यूनियन से, उसको अमेरिका से सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट होना, मिलिट्री सपोर्ट होना, युद्ध के समय यही चीज़ें चाहिए होती है। फिर भी वो रशिया मतलब कि यूक्रेन को एक टक्कर दे रहा है, और मतलब इटसेल्फ वो नाटो को टक्कर दे रहा है, इटसेल्फ वो यूरोप को टक्कर दे रहा है, और वो चैलेंज कर रहा है यूएसए की हेजेमनी को। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें दिखाती है कि उसने 2 साल 2.5 साल से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा है। भारत के सामने भी यही समस्या थी 1965 के अंदर कि आखिर अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करें। तभी तो आपने क्या किया, आपने जय किसान जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवान बॉर्डर पे लड़ेगा, लेकिन किसान आर्थिक रूप से भारत को सक्षम करेगा। आज भी इन चीज़ों की रिलेवेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे।
तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, चीज़ें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ी हुई है, और उसी से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी है। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर ली, जो कि वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की वहाँ ताशकंद में डेथ हो गई, इंदिरा गांधी आई। अब जितनी थ्योरी के अंदर बात चल रही थी ना, उसको प्रैक्टिकल लाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, और वो बड़ी ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी उनकी। और उन्होंने कहा, उनकी टीम की भी, आई सेल्फ, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम करती है, एज ए नेशन वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो खाली एक प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो दी जाए, दैट इज़ ओके, क्योंकि क्या होता है कि हमें इतने लोगों को किसी एक नाम से बुलाना होता है, तो हम बोलते हैं उनकी लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो इंदिरा गांधी जी की जो लीडरशिप थी, उस समय चीज़ों को हमने प्रैक्टिकल देखा, और उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत जो चीज़ें खो चुका, उसका जो एक ग्लोरीफाइड अतीत था, जो हम सोने की चिड़िया थी, उसको वापस लाने का उन्होंने प्रयास किया। अब इतना आसान नहीं होता जब 200-250 साल आपको किसी ने लूटा हो और आप सोचें कि 20 साल 30 साल में कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो काम किया वो हमें आज इस पथ पर 75 साल में लेके आया है। 80 साल तक हम शायद जैसे ही आज़ाद होंगे, तब तक हम विश्व के अंदर दूसरी या तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये जो रियलिस्टिक पॉलिसी का काम इंदिरा गांधी जी के समय हुआ, आखिर पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट पाकिस्तान से काफ़ी परेशानियाँ थी, वहाँ से माइग्रेशन होती थी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। हम वैसे ही खुद, हमारे वहाँ गरीबी का स्तर बड़ा ख़राब था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोगों को रोज़गार नहीं था। और फिर आपके पास बाकी जो पड़ोसी राष्ट्र है, जिनकी भी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब है, वो लोग और आके रह रहे हैं, और आके रह रहे हैं कोई हज़ारों की संख्या में नहीं, लाखों करोड़ों की संख्याओं में शरणार्थी भारत आए, इलीगल माइग्रेंट्स भारत आए, जो कि बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए। अब इनको कैसे आप ख़त्म करोगे? इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान को मिटाना, इसकी जगह नया राष्ट्र बनाना, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, लोकतांत्रिक आधार पे एक राष्ट्र का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में था, जो 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर में देखने को मिला। यही चीज़ें हमें ये दिखाती है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे थ्योरी से रियलिस्टिक बनी। आप 1971 वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप 1971 वॉर के अंदर भी कोल्ड वॉर चल रहा था, और हम कोल्ड वॉर के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्ट थे। आप 71 के अंदर रशिया के 70 के अंदर जाते हो रशिया के साथ, और अपना एक पीस डील साइन करके देते हो, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करके आते हो। रशिया से विश्वास लेते हो, यूनाइटेड सोवियत संघ से, यूएसएसआर से, कि आप बुरे समय में यदि हमारे साथ कोई दूसरी राष्ट्र, यदि हमारा पाकिस्तान से विवाद चलता है और अमेरिका इसमें इंटरफेयर करने लगता है, तो आप हमारी मदद करेंगे। तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें दिखाती है हमें कि हम किस प्रकार से रियलिस्टिक थे। हम पहुँचे यूएसएसआर के पास, और हमने हमारे रिलेशन को स्ट्रांग बनाया। हमने उनसे मिलिट्री और इकोनॉमिकल दोनों प्रकार से हेल्प लेने का प्रयास किया। इट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, जो हमें यहाँ देखने को मिली। नेहरू जी के टाइम पे हमको आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी देखने को मिली, क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक होते तो हमारा डिफेंस, हमारा जो चाइना बॉर्डर पे जो हमारा डिफेंस है वो मजबूत होता। अगर हम रियलिस्टिक होते, 1965 में शायद पाकिस्तान इतनी हिम्मत नहीं करता कि इंडिया के ऊपर एक ऑफेंसिव वॉर का ऑफेंस उसने मतलब कंप्लीट वॉर उसने स्टार्ट किया था। आप समझ गए। जब स्ट्रांग कंट्री होता है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी या लीडरशिप स्ट्रांग होती है, आसानी से कोई भी अटैक करने के लिए, यस, प्रॉक्सी वॉर हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। वॉर स्टार्ट करना इटसेल्फ दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी रियलिस्टिक नहीं थी। अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए आता तो आपको इस प्रकार का प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा। फिर 71 की डिफीट के बाद इंडिया इतना खुश था कि शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में हमने पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें, रियायतें दी, और जो एलओसी थी, जिसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल थी, विवाद बड़ा था उस टाइम में, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह मान दिया था। कई कंट्रोल्स हमने इसके डिस्कस किए। अगर जो नए जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर के, ये 4-5 क्लासेस हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, आप सीक्वेंस से देखें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके, एज पर सिलेबस। इंटरनेशनल रिलेशन इतना आसान नहीं कि छोटे शब्दों में खत्म हो जाए। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन टीच यू, बट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या काम का, वही। बाकी हम कभी मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान और चाइना, और कुछ मैंने 5 फिंगर पॉलिसी बताई थी चाइना की। इफ़ यू अगेन जो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखें। और यहाँ उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट आती है। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वही काम किया जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कर रही थी। और आपको समझना होगा कि इनके पास गवर्नमेंट का मैंडेट अच्छा था, बट क्या आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग थी ना उस समय, आप बाहर ध्यान नहीं दे पाए। आप जानते हैं जिस प्रकार से सिख राइट्स हुए थे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी इंदिरा गांधी की, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो कुछ ऐसे ब्लैक चैप्टर्स हैं इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो उन चीज़ों ने क्या डेवलपमेंट के पाथों कहीं ना कहीं हैम्पर किया है। और फिर 1991 के अंदर ही आप जानते हैं कि यूनाइटेड संघ सोवियत का विघटन हो जाता है, कई कंट्रीज में बढ़ जाता है,
और एक लार्ज कंट्री निकल के आती है रशिया। यस वी डू हैड अ रिलेशन, लेकिन क्या है, वर्ल्ड जो मल्टीपोलर था वो यूनिपोलर बन गया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विद 1991। 1991 में आपको ये बात समझनी होगी कि जो विश्व था वो क्या था, विश्व मल्टीपोलर था। अगर मल्टीपोलर भी ना बोलो तो आप ये बोलोगे कि बाईपोलर था। अब मैंने बाईपोलर क्यों बोला है, एक वर्ड लिया है मैंने यूएसए के लिए और एक लिया है यूएसएसआर के लिए। बट यहाँ पर आपका 1991 के अंदर ये वर्ड कैसा होगा, यूनिपोलर। विश्व के अंदर एक राष्ट्र बच गया जिसकी सत्ता स्थापित और वो कौन था, यूएसए। अब यहाँ जब इससे पहले क्या थी, शक्तियाँ दो थी, बड़े राष्ट्र तो दो थे। अब आप जब शक्तियाँ अलग अलग हो गई तो आपको फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस राष्ट्र के साथ आपके संबंध है वो राष्ट्र ही टूट गया, तो आपको यहाँ तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे। यहीं से हमको बदलाव देखने को मिलते हैं और इनको हम 1990s के हिसाब से देखेंगे। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स आए, इसलिए मैंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर के नाम नहीं लिखे। फिर भी मैं आपको बता दूँ, हमारे जो इस समय पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, इनकी टाइम की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी, उनके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम में आते हैं हम। लेकिन ये जो दौर था, ये दौर 1990s का था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1999 के अंदर। तो हम यहाँ से बात करेंगे एनडीए की, लेकिन उससे पहले का जो एक दशक है, इस एक दशक की बात करेंगे 1990s की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसके तहत। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, इंडिया एक पुअर कंट्री, उसके साथ दुनिया के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं। हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 के अंदर। उस न्यूक्लियर टेस्ट को दुनिया के कई राष्ट्र न्यूक्लियर टेस्ट नहीं गिनते थे, उसकी वैल्यू नहीं थी, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, क्रिटिकली उसका इवैल्यूएशन हो सकता है। तो भारत ना तो एक न्यूक्लियर पावर है, जबकि उसके पड़ोस में दो राष्ट्र हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, जिससे उसको कांस्टेंट प्रेशर है। और इन राष्ट्रों को जो प्रोत्साहित जिसने 30-50 सालों तक किया, यूएसए जो वर्ल्ड की एकमात्र पावर है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो यूनिपोलर है। अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, तो भारत ने सबसे पहले रिफॉर्म्स किए और उन रिफॉर्म्स को हमने बोला एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसका इकोनॉमी के अंदर हमने देख लिया है कि भाई हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, XYZ था, पॉवर्टी थी, ड्राउट्स थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं था, हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं थे, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। 100 बातें हमारे पास करने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में मैं इकोनॉमी स्टार्ट नहीं करने वाला। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ये देखना है कि जो हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम 1990s के रिफॉर्म्स कहते हैं, प्रिसाइसली 1991 की बात है और पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। इसी वक्त आपके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो बाद के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, श्री मनमोहन सिंह जी, उस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हमारे पास एक एबल इकोनॉमिक टीम थी जिन्होंने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन थे। इससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, कंप्लीटली नहीं लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्लोज इकोनॉमी में थे, और यहाँ होने के बाद हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया। ओपन करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब यूएसए का खुद का एक स्वार्थ था। मैंने कहा दुनिया के अंदर अगर आपको रिलेशंस बनाना है, इंटरनेशनल रिलेशन को देखना है, यूएसए को समझना पड़ेगा। यूएसए का जहाँ स्वार्थ है वहाँ आपके रिलेशन बनेंगे। अब यूएसए ने देखा कि मुझे मार्केट चाहिए, मार्केट कहाँ मिलेगा उसको, इंडिया में। आज़ाद होकर कितने साल हो गए, 1947 में हुए थे, 47 साल आपको हो गए, लड़े हैं, आप लड़ रहे हो। तो 1990s के अंदर उन्होंने जो ब्रिटेन वुड के इंस्टीट्यूशन से, IMF थे, वर्ल्ड बैंक थे, उनके सहारे जो एक डेवलपमेंट की मीठी गोली दे करके भारत को एलपीजी की तरफ लेके गए और एलपीजी के अंदर हमसे कई रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, वो पूरी करवाई और हमने हमारा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इकोनॉमिक आउटलुक तैयार किया। इस इकोनॉमिक आउटलुक के तहत हम ना सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से बाहर निकलने के साथ ही बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ आई, फॉरेन कंपनियाँ से आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आया। अब उसके ये सारी दो धारी तलवारें होती है, भारत को भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा। किसका फ़ायदा, कितना फ़ायदा, इंटरनेशनल आपस में फ़ायदे नुकसान होते रहते हैं। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा फॉरेन पॉलिसी का कंटूर है। और उसके बाद आई के गुजराल जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो देखो हुआ क्या कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी और बीच में कई जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ थोड़े थोड़े विवाद होने। तो जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो गुजराल साहब ने बोला कि उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कुछ सिद्धांतों के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय हमने पंचशील के सिद्धांत की बात करी, तो यहाँ गुजराल डॉक्ट्रिन आया। इसको आप ना भूलें, एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है। उस वक्त अगर आपको कुछ याद नहीं आए तो प्लीज़ इतना याद रखना कि 1990s के जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के रिफॉर्म्स थे
उसी के अंदर गुजराल डॉक्ट्रिन आया था, और गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स थे। उस प्रिंसिपल के आधार पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की, जो हमारे पड़ोसियों के साथ, जो भी हमारे निकटतम पड़ोसी है, उनके साथ हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को सुधारा। अब क्या इसके कंटूर थे? गुजराल डॉक्ट्रिन सिंपल समझो। सबसे पहले बात, गुजराल साहब के अनुसार एक तो जो आपके पड़ोसी होंगे ना, उन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ आप इस प्रकार से रिश्ते नहीं बनाओगे कि यार मैंने इसको मान लो $5 बिलियन का कोई उसके निवेश किया तो वो भी हमें कुछ ना कुछ वापस देगा। मतलब कि आपको एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है? वापस प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि धन दिया तो धन ही प्राप्त होगा, धन के अलावा भी और भी किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रखनी है। जैसे आज चाइना रखता है, वो आप देखो वर्ल्ड मीडिया के अंदर उसके स्टेटमेंट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स उसका खुद का न्यूज़पेपर है, वहाँ से चीज़ें निकल के आती है। वो ये उम्मीद करती है, वो ये कहती है कि अगर हमने आपको क्राइसिस में बचाया है तो प्रोजेक्ट हमारे को दोगे। यही तो बात हुई थी जब हमने जो हमारा फ्रांस का ये जो हमने राफेल फाइटर जेट हमारी डील हुई थी फाइनल, आपको फ्रांस की दसॉ एविएशन एक कंपनी है, दसॉ एविएशन से हमने हमारी जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने भी निगोशिएशन की, बाद में जो हमारी NDA 2 गवर्नमेंट आई उन्होंने भी निगोशिएशन की, और हमारी जो डील थी वो दसॉ एविएशन एक डिफेंस मैन्युफैक्चर बहुत बड़ी कंपनी है जो कि फ्रांस की है, उसके साथ हमने राफेल जेट के लिए डील करी। अब हुआ क्या कि हमने किसके लिए डील करी? राफेल के लिए। और हमने क्या देखा कि राफेल जो है भारत की इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से हिमालयन एल्टीट्यूड के अंदर, पाकिस्तान जैसे वहाँ पे, या फिर जो हमारे रेगिस्तान जैसा एटमॉस्फेयर है राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर जो हमारे पास वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, तो इन सारे एटमॉस्फेयर में ये कैसा काम करेगा हमने ये देखा। और हमने ये देखा कि इस एयरक्राफ्ट के क्या थे? मल्टी रोल होंगे, इसलिए तो हमने इसको मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा है। तो मल्टी रोल के हिसाब से हमने इसको अपने बेड़े के अंदर शामिल किया, हमने पैसे दिए और फ्रांस का डील साइन की, डिफेंस डील थी, बहुत बड़ी डील थी। आपने उस समय अगर न्यूज़ फॉलो करी तो एक न्यूज़ आई कहाँ से? वो न्यूज़ थी इंग्लैंड से, जिसको हम कई बार ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, जिसको हम कई बार यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो अलग अलग है, तो इस कारण इसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन यूके से एक न्यूज़ निकल के आती है और वो ये कहता है कि हमने जो इतने सालों तक भारत को सहायता दी है, कौन सी सहायता? जो हमने उसको गरीबों के लिए दान दिया है, जो फंड्स दिए हैं, वो जो फंड्स हमने इसलिए डोनेट नहीं किए कि आखिर में आप, उनका एयरक्राफ्ट था उसका नाम था टाइफून, वो भी हमारी इस बिड के अंदर शामिल था, लेकिन टाइफून की कॉस्ट ज़्यादा थी और इंडिया को लगा हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है, तो हमने टाइफून को किया रिजेक्ट और राफेल को किया एक्सेप्ट। अब इन्होंने कई उनके जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि भारत ने जिस प्रकार से हमने इतने सालों तक भारत को हमने डोनेशंस दिया है और भारत हमारी डील को रिजेक्ट कर रहा है। तो आप सोचिए किस प्रकार से उनकी जो इच्छा ये थी कि हम आपकी इतने सालों तक मदद कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आप ये डील हमसे साइन करके दो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में चीज़ें ये थी कि हमें किसी पड़ोसी की यदि मदद करनी है तो हमें ये इच्छा नहीं रखनी है कि वो वापस हमारी मदद करेगा। ये गुजराल डॉक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था। बोला बांग्लादेश के लिए काम करो, आप श्रीलंका के लिए काम करो, आप मालदीव के लिए काम करो, नेपाल के लिए काम करो, भूटान के लिए काम करो, वापस उनसे उम्मीद मत रखो। यस, आप नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में कोई बिड जीत जाते हो, आपका डेवलपमेंट होता है, कंट्री चला के खुद आपसे अच्छे रिश्ते बना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन हम एक बड़े राष्ट्र हैं, हमें बड़ा दिल रखना पड़ेगा और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हम किसी प्रकार का रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की व्यवस्था की इच्छा नहीं करेंगे। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप फॉलो करना इसको, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी अगर विरोध होता है, कोई भी ऑपरेशंस चलते हैं या किसी प्रकार की उस राष्ट्र के प्रति जैसे फॉर एग्जांपल भारत के अंदर जब हम देखो आज़ादी एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह रहा हूँ, 1980s के अंदर, लास्ट 80s में LTTE काफ़ी एक बड़ी पावर बन के ऊपर कहाँ? श्रीलंका। और हमने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, तो हमने वहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से नहीं थी, इंडिया की तरफ से थी, हमारा पड़ोसी देश था, हमारे अच्छे रिश्ते थे, हमने भेजा। हुआ क्या? आखिर में हमको उस सेनेस को विड्रॉ करना पड़ा। और ऐसा क्यों किया? LTTE जो था वो क्या है, तमिल लोगों के संरक्षण की बात करता था। हालांकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज पर इंडियाज गवर्नमेंट स्टैंड, तो ये तमिल लोगों के संरक्षण की बात करता था। तो भारत के अंदर भी तमिल लोग हैं और वहाँ पर हमारी जो टेरिटरी है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ था श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी सिंपैथी बढ़ाने के लिए।
और इसी कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर आया और उन्होंने क्या किया, हमारी पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी। वहाँ गए, उसके हालात एक अलग टॉपिक है, बड़े बुरे हालात हुए थे। तो चीज़ों को ये समझिए, इसीलिए गुजराल साहब जब 1990s में आए, उनका डॉक्ट्रिन आया कि हम पड़ोसी देशों के खिलाफ, किसी के खिलाफ यदि कोई भी कैसा भी षड्यंत्र हो रहा है या कैसा भी कोई उसके ऊपर कोई उसके खिलाफ कोई अभियान चल रहा है, तो हम हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं होने देंगे। और इसका सीधा लिंक कैसे था, श्रीलंका वाले एपिसोड से। चीज़ें होती है तभी कुछ ना कुछ बुक्स में लिखी जाती है, तभी उनकी चर्चाएं होती है। अब तीसरी चीज़ जो आया कि हम किसी भी राष्ट्र के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनके अंदर छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अब ये आप समझ लो कि रिसेंटली आपने देखा कि मधेसी वाला इशू हुआ था, और मधेसी एक कम्युनिटी है जो कि नेपाल और तराई बेल्ट में रहती है, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पर। अब ये इनका ऐसा मानना रोटी बेटी का रिश्ता होता है नेपाल के साथ, और मधेशियों की कुछ डिमांड्स थी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इसमें इनको एड्रेस नहीं किया गया। ऐसे आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट था इन मधेशियों को, और एक ब्लॉकेड हुआ था, काफ़ी लंबा चला, जिससे नेपाल की इकॉनमी को नुकसान हुआ। अब गुजराल डॉक्ट्रिन को अगर हम फॉलो करते तो बोलते हैं कि हम किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मुद्दों में दखल नहीं करेंगे। अब उसका एक चीज़ ये हुआ कि हम यहाँ से मधेशियों को ब्लॉकेज हुआ, उधर वो रशिया के उसके चाइना के साथ नेपाल के रिश्ते सुधरने लगे। हालांकि चाइना के ऊपर आरोप लगते रहे कि चाइना खुद वहाँ पर इन्वॉल्व था, वो पहले से ही भारत के खिलाफ भड़का रहा था, तो हमारा जाना भी, देखो आर्गूमेंट दोनों तरफ है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि गुजराल डॉक्ट्रिन ये बोलता था कि हम किसी दूसरे राष्ट्र के जो आंतरिक मुद्दे हैं उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमने श्रीलंका के अंदर किया तो वहाँ मुंह की कहानी पड़ी, और हम नेपाल के अंदर गए तो वहाँ हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हो गए। तो हम आंतरिक मुद्दों में नहीं जाएंगे। आपको मालदीव का जो इंसिडेंट है अभी जो रिसेंटली चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। डन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एक दूसरे की जो सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता से तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जो किसी कंट्री की सॉवरेनिटी है उस सॉवरेनिटी को हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हम रेस्पेक्ट करेंगे। अब हुआ क्या, हमारी सॉवरेनिटी को किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी। किसने नहीं दी? चाइना ने नहीं दी, पाकिस्तान ने नहीं दी। कैसे? काराकोरम के पास से आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला, पास कहाँ से होता है? इंडिया से, और एक बार पूछा नहीं। हालांकि फिजिकल कंट्रोल हमारे नहीं है, परंतु भाई साहब हमारी कंट्री के पास किसी भी हमारे उससे टेरिटरी से आप कोई रास्ता निकाल रहे हो, आपको पूछना चाहिए। चाइना एक बुलीड कंट्री है, डरा के काम करना चाहता है, लेकिन उसने हमारी सार्वभौमिकता की रेस्पेक्ट नहीं करी। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस चल रहे हैं। हमारा चाइना के साथ आज एक विवाद है, हमारे डिफेंस की जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें उसी आधार पर हो रही है। ये चौथा पॉइंट था कि हमें किसी की सार्वभौमिकता की रेस्पेक्ट करनी होगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यदि आप दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, दो राष्ट्रों के बीच में, उस डिस्प्यूट का हल कैसे होगा? आपस में बातचीत से होगा, और इसके लिए आपको किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ताशकंद में देखो, वहाँ पर दूसरे राष्ट्र बीच में आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ भी होगी, जो आज भी एक मिस्ट्री है। तो दूसरे राष्ट्रों के आने से नेगोशिएशन खराब होती है, ऐसा भारत ने फील किया और बोला है कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसमें हम आपस में बातचीत से हल करेंगे। तो ये जो मुद्दा था, ये 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये गुजराल डॉक्ट्रिन से संबंधित है, और गुजराल डॉक्ट्रिन के आधार पे हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे भी चली, और इसी के आधार पे जो कुछ डिसीजन लिए गए आप वो भी देखो। बात कब की चल रही है भूलना नहीं है, 1990s की, मतलब 1990 से लेकर के आप साल 1999 तक प्रिसाइसली। लेकिन ऐसा नहीं कि एक सरकार बदल गई तो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बंद, नहीं, समय लगता है, चीज़ें उसी को कंटिन्यू होती है। अब गुजराल डॉक्ट्रिन में जो हमने चीज़ें देखी, हमने लेसन्स कहाँ से लिए? राजीव गांधी गवर्नमेंट से लिए। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में जो चीज़ें उनको फॉलो किया। इंदिरा गांधी ने क्या किया? जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय की जो आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी उसको रियलिस्टिक बनाने का प्रयास किया। कंटिन्यूटी है, चीज़ों में कंटिन्यूटी रहती है, सरकारें आती है बदलती है, लेकिन कंटिन्यूटी खत्म नहीं होती है। तो 1990s के अंदर हम क्या लेके आए? लुक ईस्ट पॉलिसी। आज आप बात करते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। मोदी जी बोलते हैं कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया, लेकिन 90s के अंदर कौन सी आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी, और क्यों आई थी? उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन है किसके साथ उतारने? जो हमारे पड़ोसी हैं। कौन है पड़ोसी? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशिया का नक्शा देखो, उसके अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है? आपको आराम से कंट्रीज मालूम चल जाएगी। ये वही कंट्रीज हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बगल से शुरू होती है, ट्राइलेटरल हाईवे जहाँ से निकलता है, जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये सब एरिया वही है, वहाँ से हम, और ऐसा नहीं है, नेचुरली हमारा पहले वहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। क्यों रिलेशन थे?
क्योंकि नेचुरली गंगा और मैकोंग जो रिवर है वो जिन राष्ट्रों से निकलती है, जिस प्रकार से गंगा कई राष्ट्रों से निकलती है, मैकोंग भी कई राष्ट्रों से निकलती है, मैकोंग कई राष्ट्रों की एक तरह से धुरी है। तो जब नदियाँ राष्ट्रों के बीच में से निकलती है, सभ्यताओं का संबंध होता है, कल्चर्स का रिलेशंस होता है, तो इस कारण से हम लुक ईस्ट की तरफ गए। अब लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट ही बनाया आज किसी और प्राइम मिनिस्टर ने, परंतु आप ये समझिए अगर लुक ईस्ट नहीं बना होता, हमें उसके एक्सपीरियंस नहीं मिले होते, तो कैसे एक्ट ईस्ट पे काम करते। इसलिए दिखाता है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे लेसन से हम सीखते हैं। और मेन मुद्दा क्या है इसका, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन। डन। तो ये चीज़ें कहाँ से निकल गई आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी में। इसी के साथ एक 1998 का हमने पोखरण के अंदर, जिसको हम पोखरण 2 भी कहते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट के टाइम पे एक पार्शियल गवर्नमेंट थी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस टाइम जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे आपके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर जॉर्ज, एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, जसवंत सिंह। तो ये उस टाइम वहाँ पे यूएसए भी गए थे, निगोशिएशन हुई थी, 16 राउंड की बातें हुई थी, वो यूएसए के अंदर रिलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पोखरण 2 जब हमने किया था 1998 के अंदर, आप देखो 1990s के अंदर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हो, आपने सीखा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, आपने देखा कि हमें ईस्ट की जो देश हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, आपने देखा कि अमेरिका ऐसे राष्ट्र है जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपने देखा कि चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करके एक ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है, पाकिस्तान यही कर रहा है। इमीडिएटली आपको 1999 के अंदर हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था सही था, इसका रिजल्ट मिल गया। कैसे? कारगिल का वॉर हुआ, और कारगिल के वॉर के अंदर आप जानते हैं कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री थे, हमने इस्तेमाल किया? नो। हमने धमकी दी? नहीं। क्या हमने LOC क्रॉस की? नहीं। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया? नहीं। हमने अपनी राष्ट्र की सीमाओं में रहते हुए दूसरे राष्ट्र से जो भी उसके सिपाही थे, पाकिस्तान की आर्मी थी, जो फिदाइंस थे या जो भी आपके टेररिस्ट थे, उन सबको भगा दिया। और हमने मदद किससे मांगी? यूएसए से मांगा कि थोड़ा सा हमें आप GPS का सपोर्ट दे दो, हमें देखना है कि कारगिल की पहाड़ियों के पीछे किस प्रकार का मूवमेंट है। उन्होंने मना कर दिया। ये चीज़ें दिखाती है कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ये दिखाता है कि आप न्यूक्लियर पावरफुल राष्ट्र भी होने चाहिए। आपका पड़ोस का एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है कि आप न्यूक्लियर पावर होंगे कि नहीं होंगे। अब इजराइल के ईरान से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ईरान को आप रोक रहे हो कि न्यूक्लियर पावर आप नहीं होगे, तो फिर आपको इजराइल को भी रोकना चाहिए था। अगर आप इजराइल को नहीं रोक पाए तो आप ईरान को भी नहीं रोक पाओगे। आज नहीं तो कल वो एक न्यूक्लियर पावर बनेगा ही बनेगा, हो सकता है बन गया हो लेकिन टेस्ट ना किया हो। तो ये चीज़ें इसी प्रकार से डिसाइड होती है कि आपका आसपास में एटमॉस्फेयर कैसा है, उसी के आधार पर आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। तो कारगिल के वॉर के अंदर हम एक मैच्योर न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन के निकली। ये 1990s की बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। और इसी दौर के अंदर हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने भाग लिया। 1995 प्रिसाइसली हमने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे हमने भाग लेकर के वर्ल्ड ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब हुआ क्यों? हम LPG रिफॉर्म्स कर चुके थे, लिबरेशन हो चुका था। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए, उसकी मैंने चर्चा नहीं करी, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे IC-87 वाला हाईजैक का केस है, जो नेपाल से फ्लाइट उड़ी थी काठमांडू से, और फिर वो उसको कंधार लैंड करवाया गया वाया अमृतसर। और तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो नेगेटिव पार्ट्स हैं हमारे, वो सिक्योरिटी वीकनेस है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आती है, उसको इग्नोर कर सकते हो। प्रश्न यहीं से पढ़ेंगे कि IK गुजराल साहब के डॉक्ट्राइन्स क्या थे। आप अगर इस तरह से 5 पॉइंट लेके आए गए, आई कैन गारंटी यू विल गेट ग्रेट मार्क्स, फुल मार्क्स। डन। अब ये दौर खत्म होता है, फिर आपका दौर आता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA की गवर्नमेंट का। हालांकि मैंने पीछे एक न्यूक्लियर जो ये चर्चा थी वो NDA के दौर की थी, पर मैंने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि जो उस टाइम गवर्नमेंट थी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, वो 5 साल के लिए नहीं चली थी, तो उसको मैंने इसीलिए आपको 1990s वाले इवेंट में दिखाया। अब यहाँ पर लगभग 1998 से लेकर 2004 तक दौर चलता है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का। एक पहली बार नॉन कांग्रेस स्टेबल गवर्नमेंट जो कंटिन्यू चली वो बनी। सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और भारत के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे। अब लगे तो लगे, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। फिर कारगिल वॉर हुआ। कारगिल वॉर के अंदर जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाला, वो हमने विवाद सॉल्व किया। यहाँ से
1998 के अंदर जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमारे ऊपर क्या लगने शुरू हो गए होंगे? सैंक्शन। और इन सैंक्शंस को लगाने में सबसे आगे कौन होगा? विश्व में जो सबसे पावरफुल है यूनिपोलर कंट्री कौन सी? यूएसए। और इसी के बाद साल 2000, आई थिंक 2000 में, उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिल क्लिंटन। और ये बिल क्लिंटन कहाँ पे आए आपके? बिल क्लिंटन भारत पहुँचते हैं और भारत में आकर के इनकी विजिट थी, बड़ी हाई फेमस प्रोफाइल विजिट थी, समझ गया? और यहाँ से कहते हैं कि रिश्ते सुधरने लग गए। अब आप सोचो, आप तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, जो कंट्री विरोध कर रहा है वो 2000 के अंदर भारत ही पहुँच रहा है और भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? आपको समझना होगा कि 2000 के अंदर, क्योंकि उस वक्त जो अमेरिका था, अमेरिका को नए मार्केट चाहिए थे। अमेरिका ने ये देखा कि जो भारत का उसने इस समय से पहले आइसोलेशन किया था, जो भारत के खिलाफ वो चीज़ें करता आ रहा था, उससे हुआ क्या? उसको नुकसान हो रहा था। तब उसने देखा कि मुझे भारत के साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एशिया का एरिया है और वो कहीं जगह एक्टिव था। कहाँ एक्टिव था? जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, अफ़गानिस्तान के अंदर वो एक्टिव था। 2001 के अंदर तो आपकी वो चीज़ें हो गई थी जब उसके अंदर हमारा न्यूक्लियर, सॉरी 2001 के अंदर तो आपका क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका के ऊपर जो अटैक हो गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो 2001 के अंदर जो ये अटैक्स हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तो इन अटैक के बाद तो यहाँ पे वो कम्प्लीटली इधर इन्वॉल्व हो गया था अफगानिस्तान में। इससे पहले भी था, परंतु वो पहले इन्वॉल्व था इसलिए तो ओसामा बिन लादेन के संगठन ने उनके ऊपर अटैक किए थे। और जब वो यहाँ पे बिल्कुल फुल फ्लैज आ गए तो उनको सपोर्ट चाहिए। इस कारण से यूएसए का प्रेसिडेंट भारत विजिट कर रहा है, भारत से शांति की बातें कर रहा है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, अमेरिका तो अपने स्वार्थ के आधार पर ही करता है। मेन यही इनके मुख्य मुद्दे थे एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे। इन्होंने इंटरनल काफ़ी काम किया था, भारत के अंदर विकास काफ़ी हुआ था 1999 से लेकर के 2004 के अंदर। और फिर इलेक्शंस होते हैं और यूपीए गवर्नमेंट बनती है। यूपीए 1 प्रोग्रेसिव अलायंस था जो हमारा, एंड यूपीए 2, दोनों बने, दोनों एक साथ देखेंगे तो साल 2004 से लेकर 2014 तक हमको यूपीए गवर्नमेंट मिलती है, जिसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर आपको एनडीए देखने को मिलेगा, तो एनडीए 1 और एनडीए 2 को हम एक साथ देखते हैं साल 2014 से लेकर 2023 तक। अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, बाद में देखते हैं तो पता चला कि हम एनडीए 1, 2, 3 को एक साथ चर्चा कर रहे हैं या फिर हम यूपीए 3 देखेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। अब 2004 की बात कर रहा हूँ आपको। अगर आपने कुछ ये वर्ड सुने हैं, वेस्टर्न अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो ये जो MTCR, तो ये जो ग्रुप बने थे वो भारत के, जो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बोला कि एक काम करना है, भारत को माल सप्लाई ना मिले, न्यूक्लियर मटेरियल ही ना मिले, मिसाइल टेक्नोलॉजी ही ना मिले, उसको कोई बायोकेमिकल वेपन बनाने के लिए हथियार ही ना मिले, कोई ड्यूल यूज़ का कोई भी इक्विपमेंट उसके पास ना पहुँचे, तो भारत कर क्या लेगा? कर लेने दो उसको न्यूक्लियर टेस्ट। इन सारे के सारे ग्रुप्स को बनाया गया भारत के विरोध में, और इन ग्रुप्स को बना करके भारत को काउंटर करने का प्रयास किया गया। कोई भी P5 नेशन नहीं चाहता था कि विश्व के अंदर कोई भी न्यूक्लियर पावर बने। तो फिर जब पाकिस्तान, अमेरिका को खुद के रिश्ते सुधारने थे, उसको तालिबान के खिलाफ लड़ना था, तो उसको दोनों देशों का सपोर्ट चाहिए था। किसका? एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का। अब बोलोगे क्यों? जिस राष्ट्र की जैसी इमेज होती ना, उससे वैसा ही काम। पाकिस्तान से तो उसने क्या ली? मिलिट्री सपोर्ट। मिलिट्री सपोर्ट कहने का मतलब ये है, मिलिट्री फंड्स वगैरह कहाँ से आते थे? इक्विपमेंट सब वहाँ से आ रहे हैं, यूएसए से। लेकिन ग्राउंड पे किससे लड़ाता था वो? पाकिस्तान से। किसके खिलाफ? तालिबान के खिलाफ। और इंडिया से क्या करवाता था? इंडिया से अफगानिस्तान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म करवाना, डेवलपमेंट करवाना, डेमोक्रेसी की बातें करना, ये सब चीज़ें। यही तो बात है बड़े राष्ट्रों की। तो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया, भारत का भी, और इन दोनों को बोलता प्लीज़ आपस में लड़ो मत, अच्छे रिश्ते बनाए रखो, आप दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। आप तो 1947 से पहले भाई भाई थे, आप तो एक ही हिस्से से निकले हुए 2 टुकड़े हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए, हम आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। पाकिस्तान को भी खुश कर रहा है, इंडिया को भी खुश कर रहा है। इसी कारण से आप देखो कि हमें 2000 के बाद से कोई बड़ा इवेंट देखने को नहीं मिला, भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं देखने को मिला। आपको चाइना के साथ देखने को मिला है, लेकिन इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ देखने को नहीं मिला है। टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं, हो सकता है स्टेट स्पॉन्सर हो, परंतु कोई भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के साथ देखने को नहीं मिला। ऑपरेशन पराक्रम किया था 2001 के अंदर, लेकिन उसके अलावा हमको ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। अब रिश्ते सुधारने के पीछे वजह कौन है? अमेरिका है। और इसी कारण से विजिट तो हुई थी बिल क्लिंटन की 2000 के अंदर। यहाँ पर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त इंडिया का और यूएसए का एक एग्रीमेंट हुआ
जिसको हम एग्रीमेंट 123 भी कहते हैं। नाम है 123 एग्रीमेंट का, सीरियल नंबर था इसलिए। और ये एक तरह से सिविल न्यूक्लियर डील थी। अब अमेरिका को हेल्प चाहिए भारत की, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो भारत को क्या तकलीफ थी? बोला हमने यार न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने सोचा न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, पावरफुल बनेंगे, और आपने हमें मेटेरियल नहीं देने दिया। तो वहाँ अमेरिका एग्री हुआ कि कोई बात नहीं, मैंने ही रोका था ना, मैं आपको वापस न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करने की परमिशन देता हूँ, आप सिविलियन यूज़ लो उसका, आप एनर्जी प्रोडक्शन करो, आप जो करना है करो। ये सारे करने के बाद इंडिया और यूएसए का 123 एग्रीमेंट हुआ, जो कि इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। ये बात है 2008 की। अब 2008 क्यों बताया? आपको ये भी समझना होगा, 2008 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, रेसेशन आया था। कहाँ आया था रेसेशन? रेसेशन आया था आपका यूएसए के अंदर। आपने अगर सुना, बहुत बड़ा बैंक था लेमन ब्रदर्स बैंक, वो बैंक कॉलेप्स हो गया था। अब बैंक के कॉलेप्स होने से प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बूम चला, वो कॉलेप्स हो गया। पूरी दुनिया को इसका दंश झेलना पड़ा 2008 के जो इकोनॉमी। भारत लिटिल बिट सेफगार्ड था। क्यों? क्योंकि हमने जो रिफॉर्म्स किए 1990s के अंदर किए थे, तो उन रिफॉर्म्स के कारण थोड़े हम बच गए। हम पूरी दुनिया के लिए पूर्ण रूप से ओपन नहीं थे। लेकिन 2008 के अंदर जैसे ही इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है, अमेरिका की हालत ख़राब होगी, क्योंकि जहाँ पैसा पिट रहा है, अमेरिका सबसे पहले वो बनाने के लिए भागता है। और वो हमारे जैसे राष्ट्रों के साथ, भारत जैसे राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने लगा। उसने बोला ठीक है, आपको न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उन देशों से मैं बात करूंगा। और ये डील हुई। लैंडमार्क डील कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में इसके ऊपर बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, कहीं लाइट मत लेना, और एग्जाम में सवाल आ जाए तो इसको ढंग से समझाना, उसको थोड़ा पास्ट और फ्यूचर ऐड करना। इसी के साथ हमने यहाँ से जो हमारी ये एनडीए गवर्नमेंट थी, हम एनडीए 1 और 2 की बात कर रहे हैं। एनडीए 1 और 2 गवर्नमेंट, सॉरी यूपीए 1 और 2 की बात कर रहे हैं। जब हमने पहले 2008 के अंदर कौन सी बात करी? सिविल न्यूक्लियर डील की। थोड़ा सा हमने बॉर्डर एरिया पे, जहाँ पे चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, बॉर्डर मैनेजमेंट का काम किया, कुछ चीज़ें यहाँ पे चली। उससे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसी वक्त आपको पता, बांग्लादेश के साथ जो हमारे कुछ एंक्लेव्स का डिस्प्यूट चल रहा था, लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट था। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको हमने सॉल्व किया। करीब करीब 162 एंक्लेव थे भारत के अंदर, जो हमने उसको दे दिया, और 51 एंक्लेव थे वो हमने उनसे ले लिए। तो इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी थोड़ा सा करना पड़ा था, चीज़ें हुई थी। तो ये एक रिफॉर्म था। और ये क्यों था? गुजरात डॉक्ट्रिन। हमने क्या कहा था? आपस में जो भी मसले हैं हम बातचीत से दो राष्ट्र मिल के करेंगे। तो गुजरात डॉक्ट्रिन का इफेक्ट आपको यूपीए गवर्नमेंट के अंदर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? बांग्लादेश के साथ हमने जो लैंड एंक्लेव थे, जो मतलब छोटे छोटे हिस्से थे जहाँ लोग रहते थे, वो अब एरिया उनका यार हमारी टेरिटरी के अंदर फंसा हुआ, हमारा एरिया उनकी टेरिटरी में फंसा हुआ, तो उन सबको आपस में एक्सचेंज कर लिया गया। ठीक है, ताकि कि आपकी बाउंड्री भी सीधी हो जाए और इशू भी सॉल्व हो जाए। इसके साथ जो हमारी लुक ईस्ट की पॉलिसी आई थी, उसके ऊपर यहाँ अच्छा काम होने लगा। साल 2009 के अंदर हमने एशियन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। और रिसेंटली आप जानते हैं कि ये एग्रीमेंट को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्कशन चल रहा है। रिवाइव हुआ नहीं है, डिस्कशन चल रहा है। तो 2009, आई थिंक 2009 या 10 की बात है। तो हमने एशियन कंट्रीज़ जो थी उनके साथ भी हमने एक एग्रीमेंट बात की, जिसको इंडो एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बना। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि आप ध्यान दे रहे हो लुक ईस्ट की तरफ। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की तो बात हम हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ करते आए हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को भी डाल देना। ये यूपीए 1 और 2 की बात हो गई। अब एनडीए 1 और 2 की बड़ी बड़ी बातें देख लेते हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने हुई। एनडीए 1 नहीं, एनडीए 1 तो पहले आ गया था। एनडीए 2 की बात करते हैं। एनडीए 2 2014 से लेके प्रेजेंट टाइम। यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत ही लिख दिया होगा। यस, एनडीए 1 तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार आई थी, ये 1998 से 2004। तो एनडीए 2 हम बोलते हैं जो कंप्लीट टेन्योर है इनका, कब से? 2014 से लेकर 2023 तक का। तो एनडीए 2 के दौरान 2014 से लेकर के क्या, अब सबसे पहले जो आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? एक्ट ईस्ट। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें काम भी करना होगा। ट्राईलैटरल हाईवेज, रोड कनेक्शंस बनाना, डेवलपमेंट की बातें करना, ये सारे के सारे काम थे। इसके अंदर हमने क्या टारगेट किया? एशियन कंट्रीज टारगेट की। अब एशियन कंट्रीज से आगे हम बच चुके हैं इंडो पैसिफिक में।
कि जो इंडो पैसिफिक कंट्री, उन सारी कंट्रियों की बात करते हैं हम हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, आपस में जो हमारा एक पुराना इतिहास है उस कल्चर को एक्सचेंज करो। आप देखो इंडोनेशिया वगैरह में जिस प्रकार से राम की पूजा होती है उसको लिंक करने का प्रयास किया जाता है, अयोध्या को और इंडोनेशिया को आपस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चर को एक्सचेंज करती है। तो ये सारी चीज़ों को दिखा करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तहत लाया गया। अब इसके बाद हुआ क्या, एक इंस्टीट्यूट था सार्क, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। अब इसके अंदर पाकिस्तान था, मालदीव था, और आप जानते हैं कि दोनों किसकी गोदी में जाके बैठे हैं, चाइना की गोदी में जाके बैठे हैं। इस कारण से भारत ने देखा कि इसको तो ये काम करने देंगे नहीं, तो भारत ने बोला ये काम ना करने दें, इससे अच्छा कि मैं ही काम ना करने दूँ, और भारत ने इसको छोड़ करके दूसरी तरफ काम करना शुरू कर दिया बिम्स्टेक पे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। तो हमारा जो कॉपरेशन पार्टनरशिप बात करने लगे, हम किसी से बात करने लगे, बिम्स्टेक। क्यों, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कौन नहीं है, यहाँ मालदीव नहीं है, आप समझ गए। और कौन सी कंट्रीज है, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो कंट्रीज है उसके अंदर हमने ऐड किसको करवा दिया, हमने नेपाल और भूटान को ऐड कर दिया, आप समझ गए। तो हमने गुजरात डॉक्ट्रिन की जो नेबरहुड की पॉलिसी को मैनेज कर लिया, हमने जो क्रिटिकल एलिमेंट थे उनको बाहर कर दिया, और बिम्स्टेक के अंदर हमने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, जो लोक ईस्ट पॉलिसी थी, उसके राष्ट्रों को इसके अंदर ले आए, जो हमारी जो भी बाउंड्री लगती है म्यांमार वगैरह, तो ये सारे इसमें पार्ट बन गए। तो हम बिम्स्टेक पे काम करने लगे, सार्क की रिलेवेंस धीरे धीरे कम हो गई। फिर इधर से हम चले गए एससीओ की तरफ, क्योंकि रशिया और चाइना को बैलेंस करना जरूरत है वहाँ, तो ये चीज़ें चल रही है। उसके बाद आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने काफ़ी बड़े बड़े एग्रीमेंट्स किए। ये सारे की सारी चीज़ें किसके, आपके फॉरेन पॉलिसी के कंटूर है। पेरिस क्लाइमेट के अंदर हमने बहुत सारी बातें करी। फिर जो COP28 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत का सिद्धांत दिया। तो ये चीज़ें हमारी नई फॉरेन पॉलिसी को डिनोट करती है। फॉरेन पॉलिसी की जो हिस्ट्री थी वो यहाँ आपके ख़त्म होती है। ओके, फॉरेन पॉलिसी की जो ये हिस्ट्री होती है वो यहाँ ख़त्म होती है। आपको आई थिंक ये 2 पार्ट में हो गया, और फॉरेन पॉलिसी हम करंट टाइम तक आ चुके हैं। अब जो मेजर टाइम फ्रेम था, इस मेजर टाइम फ्रेम में जो जो घटनाएं हुई, जो जो हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वगैरह की बात होती है ना, अगर आपको याद आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था कि याद रखें, हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स, वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेंगे। तो ये उनका कहने का प्रयास था कि हमें गुजराल डॉक्ट्रिन वाली बातों को याद रखना चाहिए, क्योंकि गुजराल साहब ने क्या था, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान कहीं जाएगा तो नहीं, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हों तो ज़्यादा बेटर है। ये बात यहाँ पे निकल के आई। सो टुमारो आई विल टेक अनदर क्लास अगेन कंटिन्यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी रिमेन कंटिन्यू। कल हम जो हमारा USA के साथ जो रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, जिससे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जो बाकी के टॉपिक है ना 6-7, उन सब की धुरी वहाँ से निकलती है। कल का जो टॉपिक्स है वो डेफिनेटली आई विल टुमारो टेक द क्लासेस एंड आई प्रॉमिस यू। तो कल जो क्लास होगी उसमें आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि वो क्लास आपके आगे के टॉपिक के लिए बेस की तरह काम करेगी। बाकी जो नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे 5-6 लेक्चर्स हुए हैं उनको आप कंटिन्यूसली देख लें। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं। मैं इसको जितना क्रिस्प फॉर्म में कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि क्या है, ज़्यादातर चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए, उनको आप लिख लें। याद रखिएगा, आपके पास मैक्सिमम 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड्स के अंदर आपको चीज़ों को समाहित करना है आंसर के अंदर। लेकिन यहाँ आपको एक और फ़ायदा हो रहा है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और आई रिक्वेस्ट कि जिन लोगों का मेंस क्लियर होता है, इस टॉपिक को एक बार दोबारा से वापस इन वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करना। इंटरव्यू में आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। और जो वर्तमान में चीज़ें हो रही है ना, वो सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी से लिंक है। मैं करंट अफेयर की क्लासेस जब आएगी उसमें इन चीज़ों को लिंक करके बताऊँगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास टुडेज। वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच।